नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राकेश कैस साहब, जो मुंबई से जुड़ रहे हैं। राकेश कैस बहुत पैनी नज़र रखते हैं सियासत पर, और उनके वाक्य संरचना जो है हिंदी के सबसे बेहतरीन लोगों में से हैं इस समय के, जो कटाक्ष और जिसको बोलते हैं कि वो ह्यूमरिस्ट भी हैं साथ साथ। तो राकेश और हम दोनों इस बारे में बात करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से इस बार जब बोलने खड़े होंगे, तो वो क्या बोलेंगे और क्या वो बोलने से बचेंगे? क्योंकि जो देश के जो मसले हैं, ज़ाहिर तौर पर वो एक अलग उनकी मांग है कि देश के मसलों पे उनको बोलना चाहिए। पर वो क्या उन विषयों पे बोलेंगे? तो राकेश, आपका स्वागत है इस बातचीत में। और मैं नमस्कार। हमने बात की थी इस बारे में कि क्या हम ऐसे, और हमने अपने दर्शकों से भी कहा था कि श्रवण साहब से बात करते हुए कि ऐसी कुछ सूची बनाएं जिसमें वो क्या उम्मीद करते हैं मोदी जी क्या बोलेंगे और मोदी जी क्या नहीं बोलेंगे। खास तौर पर इस रोशनी में कि जो इस वक्त जंतर मंतर में जो हुआ, कॉकरोच पार्टी का आना हुआ, फिर उसके बाद 3 हफ्ते संसद चली, और उस संसद में भी मानसून सत्र में जो है वो जो वहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगभग गायब रहे वहाँ से। अ, और वो सच का सामना, जैसे श्रवण जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले लाइव में, कि वो सच का सामना कर पाने में काफ़ी खुद को मुश्किल में पा रहे हैं। और इसको इस रोशनी में हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि मोदी जी क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। अ, पहले ये समझने की वो क्या-क्या नहीं बोलेंगे जिन विषयों पे, कि जिसमें देश को तो उम्मीद करनी चाहिए उनसे, किसी भी प्रधानमंत्री से, कि वो जो सबसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे बात करें। पर मोदी जी हैं, वो अपने हिसाब से अपनी मन की बात कहते हैं। वो चाहे प्रासंगिक हो या ना हो। राकेश। देश भारत के प्रधानमंत्री का भारत आना एक हेडलाइन होते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आ गए हैं। तो मैं इस हेडलाइन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री की तरह कब बोलेंगे। ये इंतज़ार मैं 12 साल से कर रहा हूँ और यही बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि पिछले जो है 35-40 सालों में जब से हमारे राजनीतिक स्मृतियाँ हैं, हम याद कर सकते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने कब-कब क्या कहा। 1991 का जो पहला भाषण था नरसिम्हा राव का, उसमें उन्होंने ये कहा था प्यारे देशवासियों, हम कुछ ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं, जो देश के एक बड़े हिस्से को हो सकता है कि पसंद ना हो, लेकिन ये फैसला जो हमारे लिए अपरिहार्य है। तो ये घोषणा थी उनकी नई आर्थिक नीति को लेके। उसके बाद अगले साल बाबरी मस्जिद गिरी और फिर 1993 में जो उनका भाषण था, तो उन्होंने कहा कि जो हमें जो बुनियादी जो मतभेद के जो मुद्दे हैं, वो हम 10-15 साल से ये भूल जाएँ, क्योंकि अभी देश बनाना बहुत बड़ा काम है और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत हैं, नहीं तो हम पिछड़ जाएँगे। अब देवगौड़ा जो है थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये कहा कि आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। मतलब सामाजिक न्याय जो है राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है, ये था। जी। बहुत छोटा कार्यकाल था गुजराल का। गुजराल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक घोषणा की थी लाल किले से, आपको याद होगा, 50वीं सालगिरह हुई थी देश की आज़ादी की और उन्होंने घोषणा की थी कि जो हम मैसिव ड्राइव करप्शन के अगेंस्ट जो है, मतलब आपको भ्रष्टाचार की स्वतंत्रता आपकी समाप्त हो रही है, ये उन्होंने कहा था। अब ठीक है, वो अल्पमत की सरकार थी, वो सरकार चली गई, लेकिन मुझे याद है कि बीबीसी और सीएनएन तमाम जितने भी जो है नया-नया केबल टीवी आया था, हम सब ने देखा कि पहली हेडलाइन पूरी दुनिया में चल रही है कि भारत ये संकल्प ले रहा। ठीक है, वाजपेयी को अगर हम याद करें तो वाजपेयी को मैं इस तरह से याद करता हूँ मैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मतलब जो एक बात जो बहुत बार-बार ये कही जाती थी कि ये अगर ठीक है आरएसएस पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है भारत का, वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारा जो है, जो नींव है इस देश की, उसको वे कहीं छोड़ ना दें। तो उन्होंने कलाम को राष्ट्रपति बनाया और जय 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 किसान, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। उसके बाद मनमोहन सिंह को देखिए, मनमोहन सिंह जब पहली बार आ रहे हैं, तो मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि हम वादे करने नहीं आए हैं, वादे निभाने आए हैं। ये पहला जो उनका जी। संबोधन है। ये चीज़ें मुझे याद है। अब देश आप याद करके बताइए कि 12 साल में अब मोदी जी के भाषणों में आपको क्या याद है? तो फिर चर्चा हम आगे बढ़ाएँ। नहीं, मैंने तो हमेशा यही समझा कि वो शुरू में तो वो काफ़ी एकदम दहाड़ते हुए नज़र आते थे। और जैसे कि वो उनका जो पूरे जो सारे जो मुहावरे हैं, क्योंकि उनका स्पीच राइटर भी उनका बिल्कुल वीर रस से ओ ओत-प्रोत होने की कोशिश में रहता था।
और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ़ दहाड़ उनकी याद रहती थी, उन्होंने क्या कहा और उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो कोई किसी को याद नहीं रहती थी। जैसे कि अभी-अभी हमने जो श्रवण जी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने पिछले भाषण का उनको जो कि 103 मिनट, करीब-करीब 2 घंटे वो बोले थे, पिछले भाषण जो था उनका। तो उसमें जितनी भी उन्होंने बातें कही थी, वो सारी बातें लगभग एक तरह से जो किसी को याद भी नहीं कि उन्होंने क्या-क्या कहा था। ये सिंदूर के बाद की बात है और सिंदूर के बाद तो हम देख ही रहे हैं कि वो पूरा का पूरा दुनिया में किस तरह से भारत की साख नीचे गिरी है। किस तरह से बार-बार नीचा दिखाया गया है, ख़ास तौर पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और हम कैसे उनके आगे जो है झुकते हुए, गिरते हुए दिखलाई पड़े हैं। अ, उन्होंने रोज़गार के लिए भी कहा था कि हम इतने करोड़ रोज़गार देंगे, जो कि ज़ाहिर तौर पे वो ₹15,000 कुछ देने की बात भी की थी, जो कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगर वो सब ठीक से शायद होता, जो अगर नरेंद्र मोदी अपनी खुद की बातों को ही सीरियसली लेते, तो शायद ये जंतर-मंतर वाली बात होती भी नहीं। ये हम अगर देखें, ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य जो है, उनकी उसकी संकल्पना किन बातों पर आधारित है? वो आधार जो वही हमारे जीवन मूल्य हैं, जो 5000 साल का जो इतिहास है। मतलब प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और बहुलता। और ये बहुलता जो है, मतलब आप देखिए, आप सेक्युलर को जो है आप ठीक है कि हिंदू मुसलमान के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, जो लोग बहुत बड़ा राजनीतिक वर्ग है जो करता है ऐसा। लेकिन आप देखिए, तो सेक्युलर तो भारत सदियों से है, मतलब हज़ारों साल से। शैव, वैष्णव और ब्राह्मण, शमन, आप अलग-अलग उसमें आप जाएँ तो कितनी विविधता है हमारे यहाँ, तो शुरू से है। तो भारत इस विविधता को सेलिब्रेट करने वाला देश था। हुँ। ये इस विविधता का सेलिब्रेशन जो है 15 अगस्त का एक मौका होता था, वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो गया। आप राष्ट्रीय एकता कोई शब्द आपको गूगल करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने कब राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सामाजिक सद्भाव, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता इन शब्दों का इस्तेमाल किया हो। आप नहीं ढूँढ पाएँगे। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूँढना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा? तो पिछला साल आप याद कीजिए, जब उन्होंने कहा कि आरएसएस सबसे बड़ा एनजीओ है दुनिया का। जी। तो ये आप क्या नहीं बोलेंगे, जो आप पूछ रहे थे, तो पहला सवाल है कि ये बातें तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये अगर मोदी जी ने बोल दिया तो फिर वो सही अर्थों में राष्ट्रीय नेता हो जाएँगे। जो अभी तक नहीं है, वो अपने घटक, जो उनके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जो मतलब जो उनको वोट देते हैं, उनके नेता हैं जो, मतलब और उसके भी आधे हिस्से के नेता हैं वो। जो उनका जो नफ़रत की खुराक पे पला है। अब देखिए, अब 3-4 चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि एक 26 नवंबर की जो तारीख थी वो तारीख भारत में मनाई जाती थी संविधान दिवस के रूप में, क्योंकि 1949 में अंगीकार किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये संविधान को। अब मोदी जी ने उसको क्या किया, वीर बालक दिवस, क्योंकि जो है साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत थी जो, मतलब तो वीर बालक मोदी जी के कहने से या न कहने से क्या फ़र्क पड़ता? वो तो सिख समुदाय और पूरा देश मानता है हज़ारों साल से। जी, जी। फ़र्क सिर्फ़ ये है फ़र्क सिर्फ़ ये है कि उस दिन जो है सिख समुदाय जो है वो शरबत बाँटता है और आरएसएस ज़हर बाँटता है। ये बुनियादी अंतर है। तो अब आप देखें इस बात को कि कितना ये, अगर किसी को कोई अगर इतिहास के साथ हमारे रिश्ते कैसे हों, वो अगर देखना हो तो सिख समुदाय को कोई देखे। सिख समुदाय में क्या अपनी जो है इतिहास जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा उनमें सेल्फ प्राइड है। लेकिन नफ़रत नहीं है किसी के लिए भी वो मुगल काल में जो भी अत्याचार है उनके, वो सब उनकी लोक स्मृतियों में फ़ोकलोर की तरह है जो, मतलब लेकिन अगर दिल्ली में अगर मैं रहता तो मेरा अनुभव है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किराए पे घर देने वाले जो थे वो सिख थे। और ठीक है, 1947 भी हुआ उसके बाद जो है, ठीक है? और फिर 84 भी हुआ, लेकिन सिख समुदाय कभी भी जो है वो नफ़रत नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक, क्योंकि आपको कहीं अलगाव एक पैदा करना है, तो एक प्रतीकात्मक आप छाया युद्ध लड़ने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो वीर बालक दिवस हुआ, उसके बाद आपने जो है पिछले साल ये किया ना, या कब किया जो है, वो है अ, वि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब मेरा कोई बर्थडे है और मेरे दादाजी अगर कल मर गए या मेरे घर में आग लग गई, तो मैं 14 अगस्त क्यों याद करूँगा? 15 अगस्त तो मेरे लिए यूफ़ोरिया में तैयारी करूँगा उसकी जो, मतलब लेकिन वो इसलिए है कि आपको मुसलमान इज़ इक्वल टू पाकिस्तान इज़ इक्वल टू बाकी सारे विरोधी। ये एक फ़ॉर्मूला है संघ का। वो आप छाया युद्ध लड़ रहे हैं, बाकी लोगों से जो उनके साथ नहीं है, उसी किसी भी तरह से वो, ये
आप मुसलमान कहते हैं तो मुसलमान कहते हुए पाकिस्तानी हो जाता है और पाकिस्तानी होते हुए देशद्रोही हो जाता है और सारे विरोधी उसी कैटेगरी में आते हैं जो मतलब तो श्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले 12 साल से देश के ऐसे नागरिकों से प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं वो, लेकिन वो छाया युद्ध लड़ रहे हैं जो उनके साथ नहीं है जो मतलब तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे मुझे ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इस बार भी प्रेम, करुणा, सद्भाव वो नहीं होगा उनके भाषण में। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। जी। अब दूसरी बात है वो क्या क्या नहीं बोलेंगे, दूसरा मुद्दा है जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है जो मतलब आपने ये देखा कि क्या हुआ कि हमारी शिक्षा की पूरी संरचना जो है, प्राइमरी से लेके और जो हायर एजुकेशन तक, पूरी तरह से ध्वस्त है। उसमें ठीक है, आपने वहाँ जंतर-मंतर पे लाठियाँ चलवाई और टियर गैस चलवाया और उसके बाद आपने पेलेट गन चलवाए। महिलाओं के कपड़े फाड़े, उनके प्राइवेट पार्ट को आपने टच किया, जो भी है। उसपे अमित शाह कोई जवाब नहीं दे पाए। अब एक काउंटर क्लेम है कि झारखंड में भी तो होता है, तो उससे आप न्यूट्रलाइज़ करेंगे उसको। लेकिन क्या प्रधानमंत्री देश में जो है शिक्षा और जो है देश के नागरिकों का भविष्य, उसको लेके क्या कोई बात कर लेंगे जो मतलब पूरे देश के साथ? मुझे इसकी आशा नहीं है क्योंकि 12 साल में मैंने नहीं देखा है। सिवाय इसके कि वो कोई क्लेम करें कि हमने 6000 600 या 700 जितने भी यूनिवर्सिटी बोलते हैं वो, गलगोरिया टाइप, वो हमने बना दिया जो मतलब। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग का पूरा मामला जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमें दर्ज होना है, तो नितिन गडकरी क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमने जो है ये नया रिकॉर्ड बनाया है जो मतलब यहाँ से वहाँ हाईवे जो है मतलब 80 किलोमीटर बन गया, 100 किलोमीटर बन गया और 1 हफ्ते बाद कोई जाता है तो वो चादर की तरह वो उधाड़ देता है जो सड़क को आप देखते हैं जो मतलब पूरी सड़क बनी हुई है जो पिच रोड जो है मतलब और वो कहते हैं कि हम फलाना टेक्नोलॉजी है उससे हम ये कर रहे हैं जो मतलब सं संसद में आप ये कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा बिल पास किए। लेकिन सबसे ज़्यादा तो कोई पैमाना ही नहीं होता ना, पैमाना तो इस बात पे होता है कि मेरिट ऑफ डिस्कशन। आपने वंदे मातरम पे जो है एक बिल जो है आपने पास करा लिया ताकि आप किसी को भी पकड़ के जो है मतलब आप पीट सकें उसमें और उसको आप प्रताड़ना का औज़ार बना के और समाज को फिर विभाजित कर सकें। और पुराने वीडियो आप निकाल के देखिए, तो इनके जितने भी नेता हैं, इंक्लूडिंग कई राज्यसभा एमपी, एमएलए हैं जो मतलब राज्यसभा एमपी हैं कई और कई बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री तक हैं, कि उनसे कहा गया कि ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं तो 4 लाइन आप ही सुना दीजिए। नहीं सुना पाए, बिल्कुल। तो खुद पता नहीं आपको, ठीक है? नहीं सुना पाए। लेकिन अब क्या है कि विभाजक राजनीति चलानी है और कुछ है नहीं आपके पास ऑफ़र करने को। तो शिक्षा पे भी आप ये कोई उम्मीद मत रखिए। हम उम्मीद तो रखते थे, लेकिन अब 1 लाख जहाँ प्राइमरी स्कूल बंद हो गए जो हैं, तो उसके बाद अब उस देश में अब क्या कहने को क्या बचता है जो मतलब? अब ठीक है, यही एनडीए की सरकार थी, यही जो है संघ की पृष्ठभूमि वाले लोग थे तब पे, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे जो मतलब, तो सर्व शिक्षा अभियान जो पुराने समय से चल रहा था जो, उसके स्लोगन बड़े प्यारे बने थे, आपको याद होगा, पूरब से सूर्य होगा, फैलाओ जियारा, ठीक है ना? उससे पहले कि आप कांग्रेस के शासनकाल के दौरान की ये जो है, आप जितने भी जो है, सबसे अच्छा काम दूरदर्शन में हुआ है जो तो कांग्रेस के समय हुआ है जो मतलब, मिले सुर मेरा तुम्हारा से लेके भारत एक खोज तक जो भी है। या श्याम बेनेगल ने एक यात्रा नाम का एक टीवी सीरियल सिर्फ़ रेलवे पे बनाया था, जो कि रेल कैसे जोड़ता है भारत को। तो इस तरह की जो कमाल की चीज़ें हुई थी, जो अब इस 12 साल में मोदी काल में जो है, एक ऐसा आप जिंगल बना दीजिए, जिससे आप ये कहें कि जो है जो हम बोलते हैं ना नॉर्थ इंडिया में कि रोंगटे खड़े हो गए जी हमारे। हुँ। सुन के मतलब हम राष्ट्रीयता की भावना भर गई हमारे, ओत-प्रोत हो गए जो मतलब। तो यहाँ राष्ट्रीयता, देश, देश प्रेम कुछ नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका फ़ोटो दिखाई देगा हर जगह, ठीक है ना? वो कोविड के वैक्सीन पे भी दिखाई देगा और बैकफ़ायर करेगा तो वो हटा लिया जाएगा वो। तो इस तरह से वो देश चल रहा है। तो आप शिक्षा पे उम्मीद मत रखिए बिल्कुल भी। तीसरी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है जो है कि मोदी जी जो है विश्व नेता हैं और चैंपियन है जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, राजनयन इन सब के जो मतलब। अब देखिए कि ये अमेरिका की जो है वो तलवार लटक रही जो हमारी जो है, यूएस इंडिया ट्रीटी, ठीक है? अब ये ट्रीटी जो है, ये बड़ी विलक्षण बात है उसमें कि समझौता बहुत अच्छा है, बहुत देश हित में है, बहुत कमाल का है, लेकिन क्या है हमको ये पता ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि घोषणा जब हुई, तो मोदी जी माला पहन के जो है पार्लियामेंट के कॉरिडोर में अपने वो कॉरिडोर नहीं बाहर मतलब वो माला पहन के बधाइयाँ ले रहे थे लोगों के। उसके बाद पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय नाम एक बार एक संदेश दिया और जिसमें 30 या 35 मर्तबा मैंने गिना था जो मतलब। उन्होंने कहा कि मोदी ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए ये हो पाया। लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए आप जो है, विदेश मंत्री बताएँगे। विदेश मंत्री कह रहे हैं कॉमर्स मिनिस्टर बनाएँगे जो मतलब। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिल गया क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ये है मतलब। तो देश ऐसे चल रहा है अभी।
तो 15 अगस्त का जो पूरा जो मामला होता है जिसमें ये समझने की कोशिश होती है मतलब पारंपरिक तौर पे कि जैसे देश अगर एक बड़ा सा जहाज है तो उसका कैप्टन बताता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ देश कहाँ जा रहा है, हम क्या करने वाले हैं उसको उस तरह से। तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये समझ में आता है कि वो हमेशा एक चुनावी उसमें रहते हैं तेवर में और वो अपनी एक चुनावी स्पीच ही दे रहे होते हैं दरअसल चाहे चाहे अ, कोई भी समय हो उनका राग एक ही बज रहा होता है उनके 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 तरफ से जो कि टेलीप्रॉम्प्टर्स पे रहता है और उसमें वो दावे कर रहे होते हैं। दिक्कत ये है इस बार का जो भाषण इसलिए बहुत विशेष है कि इस बार वो दहाड़ने की शायद वजह अब है नहीं उनको, दहाड़ नहीं पाएँगे इस बार। नहीं, नहीं, जो मोदी जो जी को दुर्गति दहाड़ने की जो कोई वजह नहीं है। दुर्गति जो दुर्गति उनकी के सदन में इस बीच जो हुई है, तो जो पूरा के पूरा जो भी उनके पास जो दावे करने थे, जो उन्होंने वादे किए थे, वो सब मतलब विकास जैसे कि आपने बताया सब सड़कें जो है उजड़ी हुई दिखलाई पड़ती हैं और बच्चों को या नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा के स्कूल बंद हो गए, मनरेगा लगभग छीन लिया गया। अब जो नई स्कीम है उसमें जो मनरेगा का जो सबसे खराब प्रदर्शन था उसके भी उसका आधा अ, प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है जो नई जो स्कीम है। देश भारत देश का जो पूरा जो मसला है वो एक हो चुका है और मोदी जी का एक कुछ और ही है मतलब जो कुल मिला के जो मेरी समझ में आता है इस पूरी बातचीत में। और इसमें जो शिक्षा के बारे में आपने जैसे कहा नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा एक कॉलिंग कार्ड राम मंदिर था जिसके कारण पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं कि अंधभक्तों की ब्रिगेड खड़ी करने का जो काम किया जो कि 1992 में अडवाणी ने शुरू किया था। उस अडवाणी के साथ भी उस समय नरेंद्र मोदी साथ-साथ उनके घूमते-फिरते नज़र आ रहे थे, वो उसके मुख्य संयोजक थे। और फिर ये स अमृतकाल जो नरेंद्र मोदी के जो अमृतकाल में ये हुआ कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी साफ-साफ हुई। मंदिर के निर्माण में दलाली खाने के सीधे-सीधे आरोप लगाए गए और उसको भी संसद में नहीं उठने दिया गया, उस पे लीपापोती करने की कोशिश की गई, उसपे अकाउंटेबिलिटी से बचने की कोशिश की गई। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार की, कि जब कुछ भी होगा तो उसकी जवाबदेही वो खुद नहीं लेंगे। उसमें पारदर्शिता वो नहीं बरतेंगे, पीएम केयर की पारदर्शिता नहीं है। तो इसलिए वो एक अलग ही राग में रहते हैं जिसमें जिसमें जो लोकतंत्र में जो कि होना चाहिए कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कोई जवाबदेही है। पारदर्शिता के साथ आप बताएँगे, आप एक ज़िम्मेदारी लेंगे कोई चीज़ हुआ है तो वो उससे वो बचने की कोशिश करते हुए लगातार दिखलाई पड़ते हैं। पूरा संसद का मानसून सत्र निकल गया, वो लोग वहाँ पे प्रकट ही नहीं, वो इंस्टा पे दिखते रहे यहाँ-वहाँ। पर ज़ाहिर तौर पे वहाँ पर आकर उन्होंने राहुल गांधी का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, जो कि सिंपल सी बात थी कि भई अगर आपने पायलट गन मारी है तो आपने आपने आपके कहने पे मारी गई हैं या फिर किसी और ने मारा जो आपको पता ही नहीं था। इसका जवाब नहीं दिया और इसको जवाब में उन्होंने अपने जो अगल-बगल में जो होते हैं फ्लंकी बोलते हैं जिनको अंग्रेजी में कि आस-पास जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह से कहलवाया कि ये बातें ये किसी कोई बंदूक नहीं, कोई गोली नहीं चलाई गई, कोई कुछ राहुल गांधी को झूठा कहा गया है इन लोगों के द्वारा भी। जबकि खुद उनका आरटीआई कह रहा है कि हाँ, ऐसा हुआ। तो इस पूरे नज़ारे को जब आप देखेंगे राकेश तो आप इसमें क्या-क्या सोचते हैं कि मतलब मैं ये सोच रहा था कि वो जब बैठते होंगे अपने जिसको बोलते हैं वॉर रूम में अपने स्टोरी बोर्ड लिखने वाले स्पीच राइटर्स के साथ में या जो लोग विषय समझते होंगे, तो 15 अगस्त का भाषण तो बनना शुरू हो चुका होगा, तो उसमें वो कैसे उसको देख रहे होंगे कि किसका टॉप क्या होगा, टेल क्या होगा, इसमें कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाएँगे, कहाँ-कहाँ पर एक ढंग का वाक़या हुआ जिसको लेकर तालियों की जो है करतल ध्वनि और हर्ष की लहर जब दौड़ जाती है भीड़ में ऐसा क्या होगा? तो वो अब ये सब तो नहीं है। शिक्षा नहीं है, नौजवानों के लिए नौकरियाँ नहीं हैं, राम मंदिर में जो है चंदा चढ़ावा चोरी, मंदिर निर्माण में दलाली हुई है, किसानों के हितों को लगभग बुलडोज़ किया जा रहा है, जहाँ पे अभी वो जैसे अमेरिका के साथ डील हो रही है उसके हिसाब से। अ, साथ ही हम ये देख सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ में जो हो रहा है वो तो
सब देख ही रहे हैं कि मुसलमानों के साथ साफ-साफ चुनाव में और बाकी जगह हर तरफ ये परेशान उनको किया जाता रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। आदिवासी ईसाइयों के साथ अभी यही किया जा रहा है। एफसीआरए को लेकर भी उनका प्लान था कि इसको हम जो है कुछ करके अ, और अधिक अल्पसंख्यकों को दबाएँ उसके ज़रिए, तो वो भी अभी टालना पड़ा। वो चाहते हैं कि परिसीमन के ज़रिए एक बार हो जाए तो उनको एक अमरता और परमानेंट गारंटी मिल जाए जो है ये। ये सारे मसले हैं जिसको लेकर देश उम्मीद करता है, एक लोकतांत्रिक देश उम्मीद करता है एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री से कि भैया इसके बारे में बात तो करो। पर मुझे ऐसा लगता है जितना हमने पिछले भाषण सुने हैं, देखे हैं, जितना हम जानते हैं कि वो इन सब से बचेंगे। वो तो फिर वो क्या बात करेंगे? वो हाँ, पाकिस्तान भी इसमें एक विषय है जो कि पिछली बार तो वो पाकिस्तान में ही बोलते थे। पर इस सिंदूर के बाद से जो पूरी जो एक तरह से दुर्गति ही हुई है नरेंद्र मोदी के हाथ मतलब कारण जो है भारत की अ, साख गिरना है, बार-बार जो है डोनाल्ड ट्रंप उनको कहते रहे कि युद्ध मैंने रुकवाया और आपने फिर जाके अपने जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता जायसवाल साहब हैं, उनसे छोटी-सी आपने एक ऐतराज़ जतवा दी और आप खुद खड़े नहीं हुए देश के लिए जब देश के बारे में कहा गया। तो ये सारे इन सारे विषयों के सामने नरेंद्र मोदी ये सब तो नहीं बोलेंगे अपने वो 15 अगस्त के भाषण में, तो फिर वो क्या बोलेंगे? हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया। देखिए, बीजेपी, आरएसएस जो है, वो भूगोल को ही देश मानते हैं, लोगों को नहीं मानते हैं। आमतौर पे जो है पूरा इनका जिस तरह से देखने का नज़रिया है चीज़ों को। लेकिन अब भूगोल भी खतरे में है और उसपे भी वो बात करने से बचता है। अभी एक देखिए 3-4 दिन पहले से अब क्या है कि वीडियो वायरल हो रहा है। एक बहुत ही मार्मिक वीडियो है, एक लड़का जो अरुणाचल पे गिटार बजा रहा है और कह रहा है बाय बाय इंडिया। और हुँ। वो कह रहा है कि जो है चीन तो अब ले लेगा, वो उसमें हमारे हाथ से निकल रहा। आप कुछ कीजिए, हम बार-बार कह रहे हैं और कोई कुछ कर नहीं कह रहा। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की ज़मीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग, पब्लिक, जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं चाइना में इन फ्यूचर। और चीन का जहाँ प्रश्न आता है तो ये कुछ जैसे तामसुम जाता। आप मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं जो मतलब। अभी जब परिसीमन आप चोर दरवाजे से जब लागू करेंगे तो लगभग गृह युद्ध की स्थितियां होंगी। जब जब दक्षिण के राज्य आपको ये कहेंगे कि जी। हम अपनी एफिशिएंसी और हम अपना पॉपुलेशन कंट्रोल रखने का हम कीमत चुकाएं और आप राज करोगे हम पे, तो ये सब होने वाला भी है। तो उसमें ये है कि राष्ट्रीय एकता का जो प्रश्न जो मोदी जी ने अभी 12 साल से ये नहीं कहा है कि हम सारे देशवासी जो है भाषा, प्रांत, नस्ल इन सब से ऊपर एक हैं और हम एकता के सूत्र में बंध हैं, तो वो ऐसी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। अब उसमें ये है, ये एक और बात है दूसरी जो है कि आप कह रहे थे दहाड़ने के लिए कोई कारण नहीं है, तो बिना कारण के दहाड़ सकते हैं मोदी जी, उनको कोई कारण नहीं चाहिए होता दहाड़ने का। और जैसे कि हॉकी में कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो ये काउंटर अटैक पे पूरा गेम है कि आप उतनी ही ज़ोर से जो बातें जहाँ लग लग रहा है कि आप कहीं आप बैकफुट पे हैं या आप कमज़ोर हैं जो मतलब, तो थोड़ी आवाज़ ऊँची हो जाएगी। तो मैं अब वो उसी ओज की अपेक्षा कर रहा हूँ, ठीक है? अब लोग जो विरोधी लोग हैं वो अलग उसमें बॉडी लैंग्वेज ढूँढेंगे, कि वो थके हुए लगे, निराश लगे, लेकिन मोदी जी नहीं, कभी उस मामले में वो चैंपियन आदमी मतलब। तो भाषण में उस वही उग्रता आप उसी उग्रता का आप जो है मतलब की उम्मीद रखिए आप जो हमेशा हर बार होते हैं। अब रात को आधी रात जब मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि जब फ्रेंड्स आपसे आज तो मन कर रहा है कि आपसे ही बात करता रहूँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ शिक्षा में आमूल परिवर्तन का कोई रोड मैप लेके आए हैं। अगली लाइन उन्होंने कही कि तुमने गालियाँ दी मुझे, गंदी-गंदी गालियाँ दिया है और जाओ मैं माफ़ करता हूँ तुम्हें। तो अब मोदी जी की जो केंद्रीय चिंता है बस यही है कि मैं मोदी, ठीक है? मैं 1000 साल का सबसे बड़ा नेता जो भारत का, और जो है जो सब कुछ मुझ में ही समाता है, जो जो कृष्ण का जो था ना विराट रूप जो,
तो वैसा उस अनुभव के साथ वो सब कुछ जीते हैं वो। तो मोदी पे ही शुरू होके मोदी का परिवार, मोदी के लोग, मोदी का प्रेम, मोदी का देश, मोदी का वहीं पे जाके वो भाषण जैसे होता है 12 सालों में, वैसे ही भा खत्म होना है। लेकिन अगर कुछ अच्छी बातें अगर जल्दी से बोल दें तो मैं बहुत स्वागत करूँगा उसका, क्योंकि प्रधानमंत्री हम सबके हैं, पूरे देश के हैं। वोट हम ना दें वो अलग बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है ये भी, पर साथ में ये बात भी है कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, पर क्या देश उनका है कि नहीं है? क्योंकि सवाल तो इस बात का है कि जब वो मसले बार-बार उठाते हैं, तो वो उसमें देश के मुद्दे कहाँ दिखलाई पड़ते हैं? और वो एक एक देश के एक जो है अब अपनी वो एक फ़िक्शन सेल कर रहे होते हैं पूरे देश को, और उस फ़िक्शन में देश के लोग, देश के मसले, देश के सवाल नहीं दिखलाई पड़ते। और वो अगर मतलब जवाब दे सकते तो शायद तो मानसून सत्र में जवाब दे देते कि भई हाँ, हमसे गलती हुई है, हम या हमारे मातहतों से गलती हुई है। नरेंद्र मोदी अगर अमित शाह नहीं करे तो नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था कि अमित शाह से गलती हुई है, और उनको जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान गया, उनको भी जाना चाहिए था वहाँ से। तो अब जो है वो फँस गई है बात जो है। ये जो बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि वो अभी भी दहाड़ लेंगे, पर वो हर साल दर साल जब वो कांग्रेस को कोसते रहे हैं इन 12 सालों में, या पिछली सरकारों को कोसते रहे हैं और बताते रहे हैं कि पहली बार ये सब कुछ देश में वो कुछ नया कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वो दरअसल उस गोबर गैस का ही फव्वारा फूटेगा मेरे ख्याल से उनके भाषण में, जो जिसकी वकालत वो करते रहे हैं। और जिस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोगों पे थोपते रहे हैं, जो कि सबको पता है कि वो झूठ है। पर कुछ लोग हैं जैसे कि वो, जो कि 15 अगस्त में भी होंगे, जो कि उसको लेकर तालियां बजाते रहेंगे, पर उन्हें भी ये पता है, अब ये सब सब अंधभक्तों को भी जैसे कि उनके बारे में पता है कि ये लोग राम को लेकर भी ना ईमानदार है, ना देश को लेकर ईमानदार। ये शायद सबसे बड़ा जो परिवर्तन 20 जुलाई के बाद से हुआ है, वो जिसको हम सबको रेखांकित करना चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि 20 जुलाई के बाद इस देश में क्या बदल गया है। और इसलिए ये 15 अगस्त का जो भाषण है, वो एक सबकी दिलचस्पी की वजह होगी कि उसमें क्या-क्या झुठलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी करते हुए दिखलाई देंगे। उसमें नौजवानों की का ये आंदोलन है, इस जो उनके साथ मारपीट की गई उसको एक्नॉलेज नहीं करना है। उसके बाद सदन में जो कुछ हुआ उसके बारे में है। उसके बाद राम मंदिर में जो कुछ हुआ, जिसके मुख्य कर्ता जो हैं, जाके जो मंदिर में जब तो आप खुद जाके बैठे थे वहाँ पर, पूरे पूरे समय आप खुद श्रेय ले रहे थे उसका। तो जिस-जिस बात का वो उल्टे मुँह उनके ऊपर पड़ रहा है, तो ये इसलिए वो उनकी दहाड़ भी खोखली होगी, और जो लोग तालियाँ बजा रहे होंगे, वो भी शायद अब उतनी मज़बूती से नहीं दिखलाई पड़ेंगी। तो अब हम इस बातचीत को यहाँ पर ख़त्म करते हैं राकेश। फिर इसमें आगे आगे फिर जुड़ेंगे जब 15 अगस्त के बाद जब ये भाषण दे चुके होंगे नरेंद्र मोदी, और फिर हम ये इस बात को देखेंगे कि वो हमारी इस लिस्ट में से कितनी सारी बातें वो उन्होंने छुआ, और तो उसको उन्होंने एड्रेस किया, नहीं किया, या फिर वो अपनी लंतरानी छोड़ के फिर इस देश को एक झुंझुना पकड़ा के फिर से अगले 15 अगस्त के लिए निकल गए। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश इस बातचीत के लिए, और दर्शकों आपका भी इस बातचीत से जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक़्त, इस समय इस देश में अगर हम सब जो नागरिक और हम सब जो लोग हैं इस देश में, उन सब के जो सबसे ज़रूरी सवाल हैं वो अगर उनके जवाब इस देश की सरकार, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं दे सकता, तो हम सबको शायद थोड़ा-सा परेशान इस बारे में होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये धन्यवाद। बातचीत ठीक लगी तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसके साथ सहयोग करिए, क्योंकि आप देखेंगे ना कि मुख्य धारा के सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे लोग, मैं दिल्ली में अगर बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ सड़कों पर तिरंगा झंडा बिकने लगा है। एक 15 अगस्त सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी की बात जो है वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस सब के बीच में एक अगर हमारे सामने झूठ का झुंझुना फिर से बजेगा, तो शायद हम सबके लिए वो आज़ादी के मतलब भी बदलते हुए दिखलाई देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। शुक्रिया। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई,
और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएं कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। वहाँ पर आप लगातार पाएंगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन।